को लैंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बैंक एंड एनबीएफसी को लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब आप जानते हो कर्ज देना। जैसे बैंक किसी को लोन देता है, कर्ज देता है। जैसे आपका अकाउंट होगा बैंक में, आप बैंक से लोन ले सकते हो, तो बैंक क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है, आपको उधार दे रहा है। तो अगर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंक दोनों मिलकर लैंड करें तो उसे बोल देते हैं को लैंडिंग। तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है ये देखते हैं, और क्या क्या इसके प्रोविजन है और क्या क्या इसमें आते हैं, फैसिलिटी क्या है और इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, बुराइयां क्या है इसकी। रिसेंटली देखो सेवरल बैंक हैं वो को लैंडिंग एग्रीमेंट में इंटर्ड कर गए हैं, यानी कि बहुत सारे बैंक ने एनबीएफसी से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया समझौता को लैंडिंग के लिए। तो ये एनबीएफसी क्या, पहले ये जानते हैं। एनबीएफसी देखो बैंक क्या है, बैंक का काम है कि पैसा आपका डिपॉजिट करेगा और जिसे लोन चाहिए उसे लोन देगा, ये काम है बैंक का। यानी कि आपको इंटरेस्ट भी देगा जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है, और अगर आपने लोन लिया है तो आपसे इंटरेस्ट भी लेगा, ब्याज भी लेगा। तो ये है बैंक का काम। और एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि ये कोई बैंक नहीं है, ये एक कंपनी है, कॉरपोरेशन है। ये देखो अपना पैसा अधिकतर शेयर मार्केट में लगाते हैं, जो इनके पास पैसा आता है। इनमें देखो कुछ ऐसी कंपनी होती है एनबीएफसी जो डिपॉजिट लेती हैं कस्टमर से। जैसे उनका डिपॉजिट लिया, जैसे बैंक डिपॉजिट करता है तो उन्हें बोलते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो कुछ ही ऐसी एनबीएफसी होती है, वरना ये बैंक की तरह कोई काम नहीं करती, यानी कि लैंडिंग देना या उधार देना किसी को या उसका डिपॉजिट करना। तो ये है एनबीएफसी। तो बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी हैं हमारे इंडिया में, उनके साथ कुछ बैंक ने एग्रीमेंट किया समझौता कि वो को लैंडिंग करेंगी, साथ में लैंडिंग करेंगी, साथ में उधार देंगी, कर्ज देंगी। 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया था कि ये प्रायर एग्रीमेंट होना चाहिए कि अगर आपको एनबीएफसी के साथ मिलके किसी बैंक को एनबीएफसी के साथ मिलके लैंड करना है, कर्ज देना है किसी आदमी को, तो ये लैंड करने से पहले, यानी कि कुछ उधार देने से पहले एनबीएफसी के साथ मिलके एग्रीमेंट करेंगे, उसे ही बोलेंगे को लैंडिंग मॉडल। ये अलाउ किया था 2020 में प्रायर एग्रीमेंट के साथ। अलाउ तो देखो पहले ही कर दिया था, लेकिन ये प्रायर एग्रीमेंट का मतलब है पहले एग्रीमेंट करेंगे, समझौता करेंगे, उसके बाद ये को लैंडिंग करेंगे, ये प्रोविजन लेके आए। लेकिन इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है, बुराइयां हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे कि इससे क्या रिस्क है, क्या जोखिम होता है को लैंडिंग करने से। पहले इस मॉडल के बारे में जानते हैं कि को लैंडिंग है क्या और ये कंसेप्ट कब निकल के आया। सबसे पहले इसकी घोषणा की थी आरबीआई ने 2018 में, सितंबर 2018 में। इसका नाम को ओरिजिनेशन ऑफ लोन्स भी है या को लैंडिंग भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही मतलब है। ये बैंक और एनबीएफसी के जरिए एग्रीमेंट किया जाता है और फिर प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग दी जाती है। प्रायोरिटी सेक्टर क्या है अभी जानेंगे, थोड़ा धीरज रखो। देखो ये अरेंजमेंट है, जॉइंट कंट्रीब्यूशन किया जाता है, इसमें क्रेडिट और शेयरिंग की जाती है रिस्क की और रिवार्ड की। मान लो जो भी जोखिम है, मान लो किसी ने आपका पैसा, यानी कि कोई बैंक है, ये बैंक है मान लो एसबीआई बैंक, इसका पैसा किसी आदमी ने उधार ले लिया और इसने मान लो किसी एनबीएफसी से टाई अप कर रहा था, इन दोनों ने मिलकर कर्ज दिया इस ए आदमी को। अब ये इनका पैसा लेके भाग गया, अब दोनों का रिस्क है, यानी कि दोनों का पैसा डूबा, सिर्फ बैंक का नहीं डूबा। यानी कि जो जोखिम है कौन कौन उठाएंगे, दोनों उठाएंगे, एसबीआई भी और एनबीएफसी भी। तो ये इससे एक फायदा है, यानी कि जब लैंडिंग करना होगा तो बैंक होगा चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा और ये दोनों ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अपना पैसा देंगे, लैंड करेंगे, उधार देंगे। फिर 2020 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए आरबीआई ने, इसमें कुछ और सारी जैसे हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज है इनको भी इंक्लूड कर दिया कि बैंक क्या है इन हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ भी टाई अप कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है और फिर लैंडिंग कर सकता है। और कुछ और भी इनमें फ्रेमवर्क में चेंज किए। जो प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स हैं ये क्या बोलते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्रायोरिटी सेक्टर हैं क्या, जिनको ये उधार देते हैं बैंक और एनबीएफसी, क्या है प्रायोरिटी सेक्टर या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देखो प्रायोरिटी सेक्टर उन्हें बोलते हैं, ये बहुत ही वीकर सेक्शन होते हैं, यानी कि जैसे सोसाइटी में वीकर सेक्शन है, एससी एसटी हो गए या एग्रीकल्चर किसान हो गए या एमएसएमई छोटे लघु उद्योग हैं, जो छोटे लघु और मध्यम उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, या कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जैसे इरिगेशन के लिए, या फिर मान लो हेल्थ के लिए कोई बिल्डिंग बनवाना कहीं पे सरकारी हॉस्पिटल, या फिर मान लो कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन बिल्डिंग आ सकती है, कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशन, उसके लिए बैंक उधार देगा, लैंडिंग करेगा। तो इनके लिए जो ये सेक्टर है उधार देना, उसे ही बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से हो गए, ये वीकर सेक्शन। तो इसमें देखो बैंक को आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से कुछ परसेंट, सर्टेन परसेंट, लगभग 40% अपना जो उधार है, जितना भी साल भर में उसने उधार दिया है ना किसी को भी, उसमें से 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी पड़ती है, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर को अपना
उधार लोन देना पड़ता है। तो अब ये जब उधार देती है तो इसमें रिस्क होता है, क्योंकि देखो भाई साहब ये गरीब लोग होते हैं, एग्रीकल्चर वाले, एमएसएमई वाले, ये भी इतना मतलब इनके पास पैसा नहीं होता, तो बैंक को डर रहता है कि कहीं इनका पैसा डूब ना जाए। तो ये को लैंडिंग का प्रोसेस इसलिए आरबीआई ने शुरू किया था 2018 में कि आप एनबीएफसी के साथ मिलकर करो, तो नुकसान होगा तो दोनों को होगा अगर मान लो नहीं लौटा पाए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टारगेट यही था कि जो अनसर्व और अंडर सर्व सेक्टर है इकोनॉमी में, मतलब ऐसे सेक्टर हैं जिनको लोन नहीं दिया जाता, बहुत ही कम दिया जाता है, उनको मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे सेक्शन को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी। तो यही है को लैंडिंग मॉडल। इसमें जो फंड है अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल होगा। अफोर्डेबल कॉस्ट पे मतलब इंटरेस्ट रेट कम होता है। जब भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जाती है बैंक के द्वारा तो इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर होती है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर वो कम होती है भाई साहब, इसलिए इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये भी पर्पज है कि कम इंटरेस्ट रेट में लोगों को, गरीब लोगों को, फार्मर को, SC ST सेक्शन को, वीकर सेक्शन को, वुमन को, MSME को लोन दिया जाए। अंडरलाइंग आइडिया क्या था इसका, आइडिया ये था कि इसमें जब बैंक और एनबीएफसी दोनों कोलैबोरेट करेंगे तो दोनों को एडवांटेज भी होगा, दोनों को फायदा भी होगा, और इससे क्या है जो बैंक का है कम कॉस्ट लगेगी, कम कॉस्ट आएगी, और एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी उनकी भी ग्रेटर रीच यानी कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच इनकी बढ़ेगी, एनबीएफसी की भी, यानी कि लास्ट माइल फाइनेंस बढ़ेगा, यानी कि जो आदमी अभी, यानी कि जो पर्सन वीकर सेक्शन या एमएसएमई जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं है उनको इंक्लूड किया जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि लोगों में या किसी कंपनी में बैंकिंग की हैबिट बढ़ाना, यानी कि उनके पास क्रेडिट फैसिलिटी भी हो, बैंक में अकाउंट हो, बैंक से पैसा लेन देन भी करें, लोन भी मिल सके आसानी से उन्हें, तो ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये बढ़ सके इसलिए भी ये फ़ायदा एक होगा। जैसे एग्जाम्पल है को लैंडिंग मॉडल का एसबीआई ने देखो एक अदानी कैपिटल, एनबीएफसी है, स्मॉल एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अदानी कैपिटल, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और फार्मर्स को लोन दिया, को लैंडिंग करी, ताकि फार्मर्स ट्रैक्टर वगैरह या फार्म इंप्लीमेंट, ट्रैक्टर, ट्रॉली या कल्टीवेटर कुछ भी खरीद सकें, इसके लिए लोन दिया एसबीआई ने मिलकर अदानी कैपिटल के साथ। ये एक एग्जांपल है, लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है रिस्क क्या है अब इसमें, इसकी क्या क्रिटिसिज्म है, क्या बुराइयां हैं, चैलेंजेस क्या हैं इसमें। देखो मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बैंक की ही होती है इस लोन की, क्योंकि एनबीएफसी का जो है ना शेयर इसमें केवल 20% है इंडिविजुअल लोन्स का, यानी कि सारा 80% रिस्क किसका है, बैंक का। अगर मान लो 100 रुपये लैंडिंग की है तो 80% यानी कि 80 रुपया किसका डूबेगा, बैंक का डूबेगा। नेक्स्ट है कि इसमें जो बैंक है वो मेजर जो लोन जाता है वो डिसाइड कौन करता है लोन के लिए देने के लिए, बैंक, लेकिन जो बोरोअर को आइडेंटिफाई करता है कि इस उधारकर्ता को यानी कि इस आदमी को लोन दिया जाए, इस कंपनी को लोन दिया जाए, वो आइडेंटिफाई डिसाइड करती है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि ज़्यादा पैसा कौन दे रहा है, बैंक, लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है, एनबीएफसी। एक ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कॉरपोरेट्स इन बैंकिंग। देखो इसमें क्या है, आरबीआई ने ऑफिशियली तो अभी अलाउ नहीं किया है कि बिग कॉरपोरेट्स हाउस को बैंकिंग स्पेस में अलाउ किया जाए, लेकिन एनबीएफसी क्या होती हैं, एनबीएफसी कौन खोलता है, बिग कॉर्पोरेट हाउस। कॉर्पोरेट हाउस का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे मान लो अंबानी है भाई साहब, उसकी कंपनी है, जियो कंपनी है, ये मान लो ये खोल ले एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये कौन आते हैं, ये बिजनेसमैन आते हैं। लेकिन अभी देखो 2-3 महीने पहले, 1 महीने पहले हमने पढ़ा था कि आरबीआई अलाउ करने वाला है बिग कॉर्पोरेट हाउस को बैंक खोलने के लिए भी, लेकिन अभी तक ये फुल प्रपोजल मतलब फुल अप्रूवल दिया नहीं है। कुछ कॉर्पोरेट हाउस को अलाउ किया जाता है कि वो एनबीएफसी खोल सकते हैं, लेकिन बैंकिंग के लिए अभी अलाउ नहीं किया जाता। तो ये जो एनबीएफसी खोल सकते हैं बिग कॉर्पोरेट हाउस, तो एक क्या है, बैंकिंग सिस्टम में घुसते चले आ रहे हैं कॉर्पोरेट हाउस, क्योंकि जब ये कॉर्पोरेट हाउस जब बैंकिंग सिस्टम में आएंगे तो लोन किसको देंगे, हो सकता है अपनी कंपनियों को, अपने जानकार वालों को दे देंगे लोन। तो एक ये भी प्रॉब्लम है इनसे, यानी कि ये रिस्की हो सकता है। जैसे बिग 4 कॉर्पोरेट प्राइवेट फाइनेंशियल फर्म्स हैं, ILNFS, DHFL, SREI, रिलायंस कैपिटा, ये एनबीएफसी हैं। ये लास्ट 3 ईयर में देखा गया कि ये कोलैप्स हो चुकी हैं, ये बिल्कुल डिक्लाइन कर चुकी हैं, ये देखा गया। जो इनकी लिमिट है, लिमिट रीच ऑफ एनबीएफसी, वो देखो ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा है इनकी। आरबीआई ने रिफर्ड किया है कि ग्रेटर रीच ऑफ एनबीएफसी है स्मॉल एनबीएफसी की 100 ब्रांच नेटवर्क में, लेकिन अभी फिलहाल वो शॉर्ट हो रही है, कमी हो रही है इसकी रीच की। तो एक ये भी रिस्क है इससे। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, जब इतने इसके नुकसान है तो क्या सॉल्यूशन कुछ और हो सकता है। देखो बैंक बोर्ड जो होता है, जो डिसाइड करता है, इसके गवर्न करता है बैंक को, यानी कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन देखता है बैंक का, उसको ग्रेटर पावर दी जानी चाहिए, यानी कि सारी डिसीजन मेकिंग की पावर जो प्रोसेस है सारा बैंक बोर्ड करे, और बेस्ट टैलेंट लाए जाएं, इसमें रिक्रूट किए जाएं, बैंक बोर्ड में भर्ती की जाए जो बेस्ट टैलेंट है। और जो
स्ट्रॉन्गर रिस्क हैंडलिंग मैकेनिज्म बनाया जाए कि जो भी रिस्क हैं इनके लिए एक निवारण हो, एक व्यवस्था ऐसी हो जिनके जरिए इनसे हैंडल किया जा सके। फॉरेन मार्केट या अप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज भी बनाई जाएं जिसकी वजह से एफिशिएंसी और कंपटीशन बढ़ाया जाए बैंक के साथ। नेक्स्ट है कि कंटिन्यूस रिफॉर्म और भी जरूरी है, जैसे मान लो प्रोडक्ट का इनोवेशन हो, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट हो, बेटर बैक एंड प्रोसेस भी हो, और जो टर्न अराउंड टाइम है उसमें भी रिडक्शन हो, कमी हो। तो ये कुछ रिफॉर्म हो सकते हैं